स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड क्लोटिंग के बारे में और ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ब्लड क्लोटिंग कि ब्लड क्लोटिंग क्या होता है। हमने कई बार देखा है कि कोई भी इंजरी होती है तो क्या होता है, बॉडी में से ब्लड पास आउट होना चालू हो जाता है, बाहर निकलना चालू हो जाता है। आफ्टर द सम टाइम हम क्या देखते हैं कि एक सेमी सॉलिड मटेरियल हमारे जो भी इंज्यूर्ड पार्ट होते हैं वहां पर डिपॉजिट हो जाता है, उसके बाद ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। तो ये जो सेमी सॉलिड जो स्कम है जो कि हमारी इंज्यूर्ड पोर्शन के ऊपर डेवलप हो गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोटिंग के नाम से जानते हैं। अब क्लोटिंग की जो प्रोसेस है काफी लंबी और एक सीरियल में कंडक्ट होने वाली प्रोसेस है। इस तरह की प्रोसेस को बायोलॉजी के अंदर कैस्केड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू ब्लड क्लोटिंग जो होता है या ब्लड का कोगुलेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये प्रोसेस किस तरह से होती है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम थोड़ा सा इमेजेस के थ्रू और चार्ट्स के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे ताकि ये ओवरऑल पूरा का पूरा जो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो हम डिस्कस करना चालू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे ब्लड कोगुलेशन के बारे में। ब्लड कोगुलेशन इज आल्सो नोन एज द ब्लड क्लोटिंग, इसे हम ब्लड क्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये होता क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। जब भी कोई इंजरी होगी तो बॉडी के अंदर से ब्लड जो है बाहर निकलना चालू हो जाएगा, और यदि किसी डिवाइस के थ्रू ब्लड का बाहर निकलना रोका नहीं गया तो हमारी बॉडी का ब्लड, हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर समथिंग ब्लड होता है, 70 केजी यदि बॉडी वेट है तो पूरा का पूरा ब्लड जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा और ऐसे में पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो लाइफ सेविंग डिवाइस यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई डैमेज हुआ है तो बॉडी से जो ब्लड बाहर आ रहा है उस ब्लड को रोकना। तो एक्चुअली ब्लड क्लोटिंग या फिर ब्लड कोगुलेशन क्या है, इट इज द क्लोटिंग ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इंजुरी टू प्रिवेंट हीमोरेज फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल्स। तो डैमेज ब्लड वेसल से जो हीमोरेज हो रहा है, जो ब्लड बाहर निकल रहा है, उसे रोकना। अब एक्चुअली ये क्लोट बनता कैसे है, अ क्लोट फॉर्मेड मेनली of a network of the thread called a fibrin, in which dead and damaged formed elements of blood are trapped. तो एक्चुअली ये हमारा जो क्लॉट है इसका फॉर्मेशन होता है एक स्पेशल टाइप के इनसॉल्युबल फाइब्रिन प्रोटीन से, जो कि जो भी डैमेज पार्ट है तो वहां पे जाकर वो अटैच हो जाते हैं, और जब वो अटैच हो जाएंगे, जब वो एक नेटवर्क बनाएंगे या चैनल का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि डेड और डैमेज हमारे फॉर्मेड एलिमेंट या ब्लड सेल्स वहां जाके ट्रैप हो जाते हैं। इस तरह से ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, या फिर ब्लड कोगुलेशन। इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ होमियोस्टेसिस। देखिए, दो डिफरेंट टर्म है हमारे बायोसाइंस में, होमोस्टेसिस और होमियोस्टेसिस। अब देखिए यहां पर होमियोस्टेसिस मींस प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम द इंजरी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, होमियोस्टेसिस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन सी स्टेप में ये कंडक्ट होगा, कंप्लीट होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस ओवरऑल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
और ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस होती है इसमें जो समय लगता है वो अप्रोक्सीमेट 4 to 10 मिनट का समय लगता है। और ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन ए का होना जरूरी है। यदि विटामिन ए नहीं होगा तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है बेसिकली इसे कैस्केड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मेड बाय द सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन। यदि कोई लंबी एंजाइम लिंक रिएक्शन है तो इस पूरी की पूरी एंजाइम लिंक रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? कैस्केड प्रोसेस बोला जाएगा। तो ब्लड क्लोट फॉर्मेशन ये एक्चुअली क्या है? यह एक कैस्केड प्रोसेस है, ठीक है ना। तो अब इस पूरी की पूरी प्रोसेस में होता क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये कहीं पे यदि कोई टिश्यू इंज्यूर्ड हुआ तो वहां से एक सब्सटेंस रिलीज हुआ, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस रिलीज हुआ? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसे हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगी तो ये डैमेज हो जाएंगी और ये एक सब्सटेंस रिलीज करेंगे। कौन सा? प्लेटलेट फैक्टर 3, या इसे हम बोलते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारा जो इंज्यूर्ड टिश्यू है उसने कौन सा सब्सटेंस रिलीज किया? उसने सिक्रेट किया हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स है उसने क्या रिलीज किया? उसने रिलीज किया प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो दो थ्रोम्बोप्लास्टिन सब्सटेंस मिल गए। इनके मिलने से एक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। कौन सा एंजाइम बनता है? थ्रोम्बोकाइनेज। जो एंजाइम बना वो कौन सा बना? थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। तो यहां तक ये प्रोसेस क्लियर हो गया। क्या देखा आपने? इंज्यूर्ड टिश्यू से निकला थ्रोम्बोप्लास्टिन और ब्लड प्लेटलेट से निकला प्लेटलेट फैक्टर 3। दोनों आपस में मिल गए, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? थ्रोम्बो जो है कॉमन थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इसी को हम बोलते हैं थ्रोम्बिनेज। तो थ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसके आगे की एक्टिविटी देखिए। ये थ्रोम्बिनेज जो एक सब्सटेंस बना है, ये सब्सटेंस क्या करेगा? देखो, ये सब्सटेंस क्या करता है कि हमारे ब्लड में एक सब्सटेंस होता है जो कि विटामिन के की वजह से तैयार होता है, ठीक है। कहां पर? लीवर में। क्या नाम उसका? प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बिनेज जो एंजाइम होता है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन बन गया। थ्रोम्बिन क्या करेगा कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसे हमने क्या बोला था? फाइब्रिनोजन, जो कि सोल्यूबल फॉर्म में होता है। अब ये क्या करेगा कि इस सोल्यूबल प्रोटीन को ये थ्रोम्बिन, जो एक्टिव हमारा थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा कि फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि इनसोल्यूबल प्रोटीन होता है। और इस फाइब्रिन के पॉलीमराइजेशन से फाइब्रिन थ्रेड बनेंगे और ये थ्रेड क्या करेंगे कि जो भी क्लोटिंग साइड है उस साइड पे जाकर जो है ये अटैच हो जाएंगे। इनमें क्या होगा? इनमें आरबीसी ट्रैप हो जाएंगे। इनमें आरबीसी की ट्रैप होने से क्या होगा कि जब भी ब्लड क्लोट फॉर्मेशन होता है तो पहले तो ब्लड निकलता है, फिर हम क्या देखते हैं कि फाइब्रिन का जो नेटवर्क है उसमें आरबीसी डिपोजिट हो गए, तो एक हमें रेड कलर का एक स्कम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है एट द टाइम ऑफ क्लोटिंग फॉर्मेशन। अब जब ब्लड सेल नहीं पास आउट नहीं हो पाएंगे, फॉर्मेट एलिमेंट पास आउट नहीं हो पाएंगे, तो बॉडी से बाहर क्या निकलेगा? केवल लिक्विड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस निकलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीरम। जिसे हम क्या बोलेंगे? सीरम। केवल ये पास आउट होगा, ठीक है। तो सीरम बाहर जाएगा और कुछ समय के बाद सीरम का भी बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लड क्लोटिंग जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो इस ब्लड क्लोटिंग के फॉर्मेशन से
जो ब्लीडिंग की प्रोसेस है, जो ब्लड बॉडी से बाहर निकल रहा था, वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आई थिंक नहीं हुआ क्लियर ना। चलो ठीक है, एक बार बड़ी सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो समझिए कि ब्लड क्लॉट है क्या। इट इज डार्क रेडिश ब्राउन कलर का क्या है, स्कम है। ठीक है, किससे बना है ये? मेड बाय द थ्रेड ऑफ फाइब्रिन और डेड एंड डैमेज फॉर्मेट एलिमेंट से इसका फॉर्मेशन हुआ। यू मस्ट रिमेंबर, ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। क्या है ये? प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है। ठीक, अब हम थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में इसको देखते हैं। थोड़ा मान के चलिए, कल्पना कीजिए, इमेजिनेट कीजिए कि जब टिश्यू इंज्यूर्ड हुआ और हमारे इंज्यूर्ड टिश्यू में ब्लड आएगा, ब्लड प्लेटलेट्स आएंगे, तो वो भी इंज्यूर्ड होंगे ना। तो देखो, इंज्यूर्ड टिश्यू से क्या निकल रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ब्लड प्लेटलेट जब इंज्यूर्ड हो रहे हैं तो क्या निकल रहा है उससे निकल रहा है हमारा प्लेटलेट फैक्टर 3 या प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों आपस में मिल गए, एक एंजाइम फॉर्मेशन हुआ। कौन सा एंजाइम फॉर्मेशन हुआ? इनके आपस में मिलने से, इसे हमने क्या बोला? प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या बोला इसे हमने? प्रोथ्रोम्बिनेज। इस प्रोथ्रोम्बिनेज के कई डिफरेंट नाम भी हैं। इसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल लेते हैं कुछ लोग इसे। ठीक है, ऐसे कुछ लोग इसे थ्रोम्बोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ब्लड में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा ये? प्रोथ्रोम्बिनेज जो है एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा उसे? प्रोथ्रोम्बिनेज को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब थ्रोम्बिन जो है एक्टिवेट हो गया। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा कि सोल्यूबल फाइब्रिन नोजन को इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। इसका पॉलीमराइजेशन होगा। इसके पॉलीमराइजेशन से फाइब्रिन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा और ये फाइब्रिन थ्रेड जो होंगे ये क्या होंगे? इनमें आरबीसी ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा इंज्यूर्ड पोर्शन पे, उसे क्या बोलेंगे हम? क्लोट। ठीक है, तो आई थिंक आपको ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस समझ में आई होगी। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या डिस्कस करना है इसमें? याद रखिए, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ब्लड क्लोटिंग है उसके अकॉर्डिंग 13 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग, इसे हम मैकफार्लेन हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। उसमें से 4 फैक्टर प्राइमरी फैक्टर होते हैं और 9 फैक्टर एसेसरी फैक्टर होते हैं। प्राइमरी फैक्टर कौन कौन से हैं? यू मस्ट रिमेंबर, फाइब्रिनोजन फैक्टर नंबर फर्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 2। यहां पर इस जगह पर कैल्शियम आयन लगता है तो वो फैक्टर नंबर जो है 4 हो जाएगा। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज ये फैक्टर नंबर 3। तो ये हो गए प्राइमरी फैक्टर। इसके अलावा जितने भी फैक्टर होंगे वो फैक्टर कौन से होंगे? वो होंगे हमारे लिए सेकेंडरी फैक्टर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से कि हमारी साइड इंज्यूर्ड हुई, बॉडी की कोई भी साइड इंज्यूर्ड हुई। यहां पे क्या हुआ? क्लेम्ड प्लेटलेट हुआ, टिश्यू हुआ, क्या बना? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। थ्रोम्बोप्लास्टिन को ही हमने थ्रोम्बिनेज के नाम से बुलाया था।
तो एक ही बात है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिनेज, या इसे हम थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों से थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, क्या बना वो? थ्रोम्बोकाइनेज बना। इसे थ्रोम्बिनेज के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा, प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट कर देगा? ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। हमने बताया था कि इस जगह पर, यहां पर कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। कहां पर? जब प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्शन होता है उस समय। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ब्लड क्लोटिंग होता है। तो आई होप आपको ब्लड क्लोटिंग समझ में आया होगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग किस तरह से होता है ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। 1900 के पहले जब भी पेशेंट को ब्लड डोनेट किया जाता था तो केवल एक पॉसिबिलिटी होती थी कि पेशेंट बच भी सकता है और पॉसिबिलिटी ये भी होती थी कि पेशेंट मर भी सकता है। पर ऐसा होता क्यों था वो पता नहीं था। कई बार ऐसा होते थे कि ब्लड दे दिया पेशेंट को, पेशेंट बच गया। कई बार ऐसे केसेस भी होते थे कि किसी भी पेशेंट को ब्लड दिया, ब्लड देते बराबर उसकी बॉडी के अंदर ब्लड का कोगुलेशन हो गया, बॉडी के अंदर जो है ब्लड के क्लस्टर्स डेवलप हो गए और पेशेंट की डेथ हो गई। 1900 समथिंग या 1901 के समथिंग एक न्यू कमर साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट नहीं बोल सकते उसे, हम ग्रेजुएट स्टूडेंट बोल सकते हैं, जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहली बार ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। उन्होंने देखा कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक एंटीजन है। यह एंटीजन कुछ ब्लड्स में प्रेजेंट होता है, कुछ ब्लड के अंदर यह एंटीजन नहीं होता। उन्होंने ये भी देखा कि यह जो एंटीजन होता है, इस एंटीजन के दो टाइप होते हैं। तो उन्होंने देखा कि यह एंटीजन जो कि ग्लाइकोलिपिड है केमिकली, यह कुछ के ब्लड में प्रेजेंट है और कुछ के ब्लड में प्रेजेंट नहीं है, और ये भी दो टाइप का होता है। तो उन्होंने उसके नाम रखे ए एंटीजन और बी एंटीजन। और इस तरह से जो पहली बार उन्होंने जो ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था, इस ब्लड ग्रुप का नाम पड़ा ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, फिर इसके बाद 1945 के समथिंग कार्ल लैंडस्टीनर और उनका जो स्टूडेंट था वीनर, उसने RH फैक्टर की भी डिस्कवरी की। तो RH फैक्टर यदि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड पॉजिटिव, और RH फैक्टर हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ब्लड नेगेटिव। तो कई बार हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमारा ब्लड आता है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, या A नेगेटिव, B नेगेटिव। तो ABO ब्लड ग्रुप के अंदर हमें पता पड़ रहा है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, A है या B है या AB है या फिर O है, ये जानकारी मिल रही है। पॉजिटिव नेगेटिव जो आ रहे हैं एक्चुअली हमारा RH फैक्टर है। तो हमारी जितनी भी क्लिनिकल एक्टिविटी होती है, जितनी भी सर्जरिकल एक्टिविटी होती है, उसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो कौन सा करता है? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH फैक्टर। तो अब हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH फैक्टर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा। Blood group are the special characteristics of blood in human and related primate due to the presence of genetically controlled antigen and antibodies. तो ब्लड ग्रुप स्टूडेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ब्लड है किसका? एक तो ह्यूमन का और ह्यूमन से रिलेटेड प्राइमेट्स के अंदर, जो कि जेनेटिकली कंट्रोल एंटीजन और एंटीबॉडीज की वजह से होता है। ठीक है,
अब ब्लड ग्रुप तो कई टाइप का होता है। अभी तक 40 से अधिक टाइप के ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम, बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम, इस तरह से कई डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम है। पर दो सबसे अधिक पॉपुलर ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन कौन सा है? एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और दूसरा आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आपने कई टाइप के ब्लड सुने होंगे ना, जैसे ब्लड ए ग्रुप, बी ग्रुप, किसी का एबी ब्लड ग्रुप है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहली बार 1900 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंड स्टेनर। कुछ बुक्स में कार्ल की स्पेलिंग KARL भी मेंशन की हुई है। तो सबसे पहली बार ब्लड ग्रुप को इन्होंने डिस्कवर किया था। जिस समय इन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी उस समय इनकी एज 19 ईयर समथिंग थी। तो इन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने दो तरह के ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे। एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था और दूसरा आरएच ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था। दोनों का ड्यूरेशन डिफरेंट था। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। एबी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी 1902 में डिकेस्टेलो और स्टूली करके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एबीओ ब्लड ग्रुप आखिर होता क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ टू सरफेस एंटीजन chemically that induce the immune responses they made by we have been discussed that made by the glycolipids। किसके बने होते हैं ये? ग्लाइकोलिपिड्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। आरबीसी के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं ये ग्लाइकोलिपिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं स्टूडेंट्स? ग्लाइकोलिपिड के बने होते हैं। कुछ एंटीजन भी और भी हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है ना, तो ये कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस के ऊपर। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो इन एंटीजेंस के बेस पर ही इसका नाम क्या पड़ा है? ब्लड ग्रुप का नाम पड़ता है। अब जैसे मान लो ये हमारा आरबीसी दिख रहा है आपको, आरबीसी, और आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए। यदि ब्लड ग्रुप की ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर हमारा जो है ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ ये एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी। यदि आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? एबी। और आरबीसी की सरफेस पर नाइदर ए और बी दोनों में से कोई भी नहीं है तो उसका नाम क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ। तो इस तरह से इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप हो गए? 4 ब्लड ग्रुप हो गए। ठीक है, इसी तरह से प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में हम क्या देखते हैं? प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा इसके ऊपर? ए, और एंटीबॉडी क्या होगी इसके ऊपर? एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन की अपोजिट ही होती है। ठीक है, उसी तरह से बी ब्लड ग्रुप देखिए। बी ब्लड ग्रुप की आइडेंटिटी, किसी भी ब्लड ग्रुप की आइडेंटिटी उसके एंटीजन से होती है। तो बी ब्लड ग्रुप आइडेंटिटी क्या होगी? इसका नाम क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी। और इसमें एंटीबॉडी उल्टा, मतलब कि एंटीबॉडी इसमें क्या होगा? एंटीबॉडी ए। जो एंटीजन होता है उसका उल्टा क्या होता है? उसका अपोजिट क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। ठीक है, उसी तरह से ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें एंटीजन तो ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं पर एंटीबॉडी इसमें एक भी प्रेजेंट नहीं होता। ब्लड ग्रुप ओ, इसमें एंटीजन तो जो है एक भी प्रेजेंट नहीं होता परंतु इसमें एंटीबॉडी दो प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, बॉडी के लिए सेल्फ और नॉन सेल्फ का जो डिस्क्रिमिनेशन है बॉडी के अंदर वो बेसिकली किसके थ्रू किया जाता है? एंटीबॉडी के थ्रू किया जाता है।
तो जब भी किसी की बॉडी में ब्लड डोनेट किया, तो जिसकी बॉडी में ब्लड डोनेट किया उसकी बॉडी में ब्लड की आइडेंटिटी कि उसका ऑन है कि वो सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है, इसका आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? एंटीबॉडी करेंगी। ठीक है, तो ए किसको ब्लड दे सकता है? ए को और ए बी को। ए को इसलिए क्योंकि ए में एंटीबॉडी बी है, जो कि उसे बोलेंगे कि भाई ठीक है ये उसी की कैटेगरी का है। ए बी को इसलिए दे सकता है क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। बी वाले को ब्लड दे सकता है और ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। ए बी वाला केवल ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है। यदि उसने ए वाले को ब्लड दे दिया तो जरा देखिए ए बी के ऊपर क्या है? ए बी के ऊपर दो तरह के एंटीबॉडी हैं। तो ए वाले को ब्लड दिया तो भाई देखिए ए वाले को ब्लड देगा तो ऐसे में आप देखेंगे कि उसमें एंटीबॉडी कौन सा है? एंटीबॉडी बी। तो ए बी में प्रेजेंट जो है वो ए को बोलेगी कि भाई ठीक है ये उसका अपने वाला है, पर बी को क्या बोलेगी कि ये उसके लिए पराया हो गया, ये नॉन सेल्फ हो गया उसके लिए। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चालू हो जाएगी, ब्लड का क्लोटिंग चालू हो जाएगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ए बी वाला केवल ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है। पर ओ में देखिए ओ में कोई एंटीजन है ही नहीं, एंटीबॉडी दो प्रेजेंट है। एंटीबॉडी किसे देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि सेल्फ है नॉन सेल्फ? एंटीजन को देखे। तो ओ का ब्लड तो किसी को भी दिया जा सकता है। इस तरह से आप देखिए कौन कौन किस किस को डोनेट कर सकता है, जरा उससे देखिए। ए वाला ए और ए बी दोनों को डोनेट कर सकता है, बी वाला बी और ए बी वाले को डोनेट कर सकता है, ए बी वाला ए बी वाले को डोनेट कर सकता है, ओ वाला ए बी और ओ वाले को डोनेट कर सकता है। अब ब्लड किस किस से रिसीव किया जा सकता है? देखिए ए वाला ए और ओ से रिसीव कर सकता है, बी वाला बी और ओ से रिसीव कर सकता है, ए बी वाला ए से बी से ए बी से और ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है, और ओ वाला केवल ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर ओ हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी हो गया। ठीक है, तो एंटीजन ए जो है एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्शन करेगा, एंटीजन बी एंटीबॉडी बी के साथ रिएक्शन करेगी। ये अपोजिट होंगे तो रिएक्शन इनके बीच में नहीं होगा। इसलिए जिसकी बॉडी में एंटीजन ए प्रेजेंट है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा होता है? इसलिए बी होता है। ठीक है ना? द मिक्सिंग ऑफ ब्लड विद द इंटरएक्टिव एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉज द क्लम्पिंग एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी। इससे आरबीसी के क्लस्टर बन जाएंगे और ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो देखिए जैसे ये आरबीसी जिसके ऊपर एंटीबॉडी ए एंटीजन ए है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है, तो जब ये एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो इनमें आपस में क्लम्पिंग हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, पेशेंट का डेथ हो जाएगा। इसलिए ए यूनिवर्सल डोनर हो गया, सॉरी ओ यूनिवर्सल डोनर हो गया, ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर? तो ए ग्रुप person are called universal donor as they can donate blood to person with any blood group. It is clear? And AB blood group person are called the universal recipient because it can accept the blood from all blood groups. तो आपका कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए है, बी है कि ए बी है कि ओ है? अब इसके बाद हम बात करेंगे RH फैक्टर के बारे में। तो RH फैक्टर, एक्चुअली RH जो वर्ड है वो रिसस से बना है। तो रिसस फैक्टर इज द एंटीजन फाउंड ऑन द आरबीसी। तो रिसस पॉजिटिव मतलब कि ब्लड में रिसस एंटीजन प्रेजेंट है, RH नेगेटिव मतलब कि हमारे ब्लड में RH फैक्टर अब्सेंट है। अब इसकी जो डिस्कवरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और जनरली पॉपुलेशन की बात करें तो 80% पॉपुलेशन में यह फैक्टर प्रेजेंट होता है, मतलब पॉजिटिव वाले लोग ज्यादा होते हैं, और 20% में यह अब्सेंट होता है, मतलब नेगेटिव वाले लोग कम होते हैं। ठीक है, तो RH
फैक्टर की डिस्कवरी लैंडस्टीनर और उनका एक स्टूडेंट था वीनर, इन्होंने 1940 में की थी। ठीक है, ये रिसस मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बिकॉज दिस फैक्टर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द रिसस मंकी एंड हेंस द नेम ऑफ दिस फैक्टर गिवन एज RH फैक्टर। बाद में लैंडस्टीनर वीनर ने देखा कि जो फैक्टर रिसस मंकी के अंदर प्रेजेंट था, ये फैक्टर ह्यूमन ब्लड में भी प्रेजेंट है, इसलिए फर्स्ट डिस्कवरी रिसस मंकी में हुई इसकी, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इसको RH फैक्टर नाम दिया गया। ठीक है, तो जब भी ब्लड डोनेट करते हैं तो यहां पर जो है RH जो है इनकम्पेटिबिलिटी का प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलता है। तो एन RH नेगेटिव पर्सन इफ exposed to the RH positive blood, it will form the specific antibody against the RH antigen और इसके क्या होगा, मिसमैचिंग हो जाएगा, उससे जो है फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी कॉज होंगी। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी के नाम से या मिसमैचिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ऐसा कहां होगा, तो RH इनकम्पेटिबिलिटी का केस ब्लड डोनेशन में देखने को मिलेगा और यह मैरिज रिलेशनशिप में चाइल्ड बर्थ के समय देखने को मिलेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि मान लीजिए मेरे अंदर RH पॉजिटिव है, मतलब कि यह प्रोटीन मेरे में प्रेजेंट है, किसी का पर्सन RH नेगेटिव है, नेगेटिव ब्लड है, मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है, तो यदि RH नेगेटिव वाले को RH पॉजिटिव का ब्लड दे दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो यह RH इनकम्पेटिबिलिटी होगा। तो RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव को ब्लड दिया, नो प्रॉब्लम। RH नेगेटिव का ब्लड RH नेगेटिव वाले को दिया, नो प्रॉब्लम। RH नेगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव वाले को दिया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें कोई प्रोटीन नहीं है, एक्सटर्नल एंटीजन नहीं है, तो नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव वाले को दिया जा सकता है। बट पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव वाले को दिया तो यह RH इनकम्पेटिबिलिटी होगा। फर्स्ट टाइम कोई सीरियस डैमेज नहीं होगा क्योंकि बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में एंटीबॉडी नहीं होते हैं, पर सेकंड टाइम यदि ऐसा किया तो ऐसे में पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो RH पॉजिटिव वाले का ब्लड जो है RH पॉजिटिव को दिया जा सकता है, पर RH पॉजिटिव वाले का ब्लड RH नेगेटिव वाले को नहीं दिया जा सकता। उसी तरह से RH नेगेटिव वाले का ब्लड पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं और नेगेटिव का ब्लड नेगेटिव वाले को भी दे सकते हैं, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ, यदि RH पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव वाले को दे दिया पहली बार, नो प्रॉब्लम, पर सेकंड टाइम दिया तो इसकी बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडी खत्म तैयार हो जाएंगे जो कि RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जैसे ही RH पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव की बॉडी में आएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट, पर्सन की डेथ। दूसरी जो समस्या देखने को मिलती है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो मैरिज रिलेशनशिप में देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें RH पॉजिटिव वाले पर्सन का मैरिज RH पॉजिटिव वाले से हो गया, यहाँ आराम से चाइल्ड बर्थ हो सकता है, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव का मैरिज नेगेटिव वाले से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि मान लीजिए लड़का सपोर्टेड हमारा RH नेगेटिव है, फीमेल RH पॉजिटिव है, मेल RH नेगेटिव, फीमेल RH पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। पर यदि लड़का RH पॉजिटिव है और मान लीजिए लड़की RH नेगेटिव है, तो यह RH इनकम्पेटिबिलिटी का केस होगा। यहां फर्स्ट चाइल्ड इजीली बर्थ हो सकता है क्योंकि फीमेल की बॉडी में प्रॉपर एंटीबॉडी नहीं होंगे, पर सेकंड टाइम यदि ऐसा होगा तो यहां पर सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हम वो देखते हैं यहां पे क्या होगा, जरा देखिए। अब मदर मान लीजिए हमारी क्या है, RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव डोमिनेंट होता है, तो मदर RH नेगेटिव है और उसकी बॉडी में RH पॉजिटिव वाला चाइल्ड जो है यहाँ पे ग्रो कर रहा है। फर्स्ट टाइम में प्रॉपर एंटीबॉडी नहीं क्रिएट हुए तो चाइल्ड बर्थ आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअली केस कौन सा RH इनकम्पेटिबिलिटी का है, मेल RH पॉजिटिव है, फीमेल RH नेगेटिव है। ठीक है, तो मदर RH नेगेटिव, बच्चा RH पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है
जब इनिशियली माँ और बच्चे के बीच में जो बैरियर कौन है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ब्लड जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। पर जब चाइल्ड सेपरेट होता है उस समय चाइल्ड का बर्थ जो ब्लड है वो माँ के कांटेक्ट में आएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि माँ की बॉडी के अंदर RH पॉजिटिव वाले के लिए एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब एंटीजन तो नहीं जा सकते फीटस के ब्लड से माँ के ब्लड में, पर एंटीबॉडीज जो है माँ के ब्लड से बच्चे के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड टाइम में क्या हुआ कि जैसे बच्चा RH पॉजिटिव नेगेटिव मदर के अंदर डेवलप हुआ, तो मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव के लिए प्रॉपर एंटीबॉडी तैयार हो गए। अब ऐसे में क्या होगा कि मदर की बॉडी में थोड़ा सा भी RH पॉजिटिव ब्लड कांटेक्ट में आया तो क्या होगा इस कंडीशन में अब आप क्या देखेंगे कि सेकंड प्रेगनेंसी की बात करें हम, तो सेकंड प्रेगनेंसी के समय क्या देखेंगे आप कि फीटस की बॉडी के अंदर हमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलेगी। इसका रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर सीवियर एनीमिया या जॉन्डिक्स का केस देखने को मिलेगा। बच्चा बर्थ होगा उसमें सीवियर एनीमिया या जॉन्डिक्स होगा। तो इस जो डिसऑर्डर्स है, इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टिक फिटालिस के नाम से जानते हैं। ऐसे में मोस्टली बच्चे की डेथ हो सकती है, ठीक है। बट आजकल एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी माँ और बच्चे दोनों का ब्लड टेस्ट किया जाता है और ढेर सारे आजकल इंजेक्शन आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटी-RH एंटीबॉडी इंजेक्शन। तो यह माँ को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी लगाए जाते हैं जिससे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती और इरिथ्रोब्लास्टिक फिटालिस का प्रॉब्लम नहीं आता। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इरिथ्रोब्लास्टिक फिटालिस फर्स्ट चाइल्ड में आता है कि सेकंड चाइल्ड में। योर आंसर विल बी सेकंड चाइल्ड, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड का डिलीवरी आसानी से हो गया, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है सपोज दैट कि सेकंड डिलीवरी के समय मान लीजिए हस्बैंड चेंज हो गया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हस्बैंड आ गया, तो ऐसे में जो है इरिथ्रोब्लास्टिक फिटालिस का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाता है, एंटी-RH इंजेक्शन लगाकर। तो एंटी-RH इंजेक्शन जो होते हैं वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को होने नहीं देते, तो सेकंड चाइल्ड विदाउट इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस आसानी से बर्थ कर सकता है। तो आई थिंक आपको RH फैक्टर का इंपोर्टेंस समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे लिम्फ के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।